हेलो डियर फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग की फ्रेंड को देखते हैं जो कि जियांग को ये बात बता रही होती है कि देखो आज वो लास्ट डे है और आज ही तुमने अपनी फीलिंग्स दू को कन्फेस करनी ही होंगी। दू आ चुका है और अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम फौरन से जाओ और जाकर अपनी फीलिंग्स उसको कन्फेस कर दो। लेकिन जियांग बहुत ही डर रही होती है, फिर भी वो हिम्मत करके दू तक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसको कुछ कह पाती, केन उसको कहता है कि प्लीज मेरे आगे से हट जाओ, तुम मेरा सीन ब्लॉक कर रही हो। ये देखकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। फिर केन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर रुका नहीं रह सकता। फिर जियांग फौरन से नीचे देखती है और उसका हाथ डायरेक्ट छोड़ती है। तो केन उसके कान में कहता है कि जो कुछ तुम चाहती हो वो कभी भी नहीं हो सकता, देखना आखिरकार तुम आओगी तो मेरे पास ही। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केन और जियांग स्वीट मोमेंट साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जियांग की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि क्या मैंने ऐसे सीन को कैसे इमेजिन कर लिया, वो भी किन के साथ, इसीलिए शायद ये कोई ड्रीम ही था। लेकिन फिर वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहाँ पर उसके सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। फिर वो उन सबको देखकर कहती है कि क्या हुआ, आप लोग सब ठीक तो है ना, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। तभी केन कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वरना ये सब तो उम्मीद खो चुके थे। तभी जियांग वहाँ पर केन को भी देखती है और वो मजीद हैरान होती है। फिर ली कहता है कि आइंदा के बाद तुम कार ड्राइव नहीं करोगी, कितने दिन हो गए हैं और तुम बेहोश पड़ी हुई थी, और तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने वाला सिर्फ केन था, वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहा है। ये देखकर तो जियांग हैरान होती है। फिर उसके बाद केन बाकी सब लोगों को बाहर निकाल देता है और जियांग को कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी एक बात बता दूं कि तुम 29 ईयर्स की हो और तुम्हारी मुझसे शादी भी हो चुकी है। फिर इतने में वहाँ पर केन की मॉम और उसका भाई भी आते हैं। मॉम कहती हैं कि चलो अब इस पागल लड़की को होश तो आ ही गया है, केन अब तुम जाओ और जाकर अपनी कंपनी संभालो। केन कहता है कि नहीं, जब तक मेरी वाइफ पूरी तरह रिकवर नहीं कर जाएगी मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। खैर उनके जाने के बाद केन जियांग को कहता है कि तुम 7 साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रही हो और अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें किसी और मर्द के बारे में बात करते हुए देखूं भी नहीं, और दू के बारे में तो अब तुम कोई भी बात नहीं करोगी। तुम्हें अभी ये बात याद नहीं आ रही क्योंकि मुझे लगता है कि तुम 10 साल पीछे चली गई हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी वही हाई स्कूल की बच्ची हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम 18 साल की नहीं बल्कि 29 साल की लड़की हो, तो इसीलिए तुम्हें इस सब में रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। फिर उसके बाद केन वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फौरन से दू के घर पर जाती है और वो उसकी मॉम को कहती है कि क्या दू यहाँ पर रहता है। तो मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। मॉम उसको पहले पर्स मारती हैं, फिर उसको डंडा मारने वाली होती हैं कि केन उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। मॉम कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा स्कूल से एक्सपेल हो गया था और अभी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मीटअप अपने बेटे से करवाऊँ, तुम एक शेमलेस लड़की हो, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। फिर केन फौरन से जियांग को वहाँ से ले जाता है। जियांग ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्यों हुआ होगा, दू को एक्सपेल किया गया, वो भी मेरी वजह से। केन मुझे ये बताओ कि दू कहाँ पर है। केन कहता है कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, जब उसको स्कूल से एक्सपेल किया गया था तब दोबारा मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, शायद वो अब्रॉड चला गया हो फर्दर स्टडीज के लिए। लेकिन तुमने मुझसे अभी तक ये सवाल नहीं पूछा कि उसकी मॉम तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। जियांग कहती है कि हाँ यही बात तो मैं भी सोचे जा रही हूँ। केन कहता है कि कोई बात नहीं, ये बात मैं तुम्हें आहिस्ता से बता दूंगा। फिर वो उसको किस कर देता है। ये देखकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। देन वो जियांग को उठाकर फौरन से घर ले जाता है। घर जाने के बाद केन फैंग को कहता है कि तुमने अब अपनी सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखना है क्योंकि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मुझे इसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो फैंग फिर उसको ओके कर देता है। कुछ देर में वहाँ पर किन आता है। वो उसको कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तभी जियांग कहती है कि मेरा मोबाइल तुम दे कर जाओ। तो किन उसको उसका मोबाइल फोन वापस करता है। फिर वो उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है। तो कुछ देर में वहाँ पर फैंग दोबारा आता है। फैंग और जियांग मिलकर पहले मोबाइल की सेटिंग को चेंज करते हैं। फिर उसके बाद जियांग कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई और मेरी शादी किस वक्त हुई थी। फैंग कहता है कि जब तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तभी तुम्हारी और किन की शादी हो गई थी। जियांग कहती है कि क्या दू के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं था। फैंग कहता है कि दू, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। जियांग कहती है कि ठीक है, मुझे समझ में आ चुकी है। फिर उसके बाद वो अपने रूम में वापस आती है और वहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े देखकर बहुत ही हैरान थी। फिर वो एक एक करके हर सूट को ट्राई करती है। फिर उसके बाद जब वो थक जाती है तो वो अपनी फ्रेंड सू को मैसेज करती है और उसको कहती है कि मुझे बताओ कि मेरी और किन की शादी कब हुई थी और मुझे पिक्चर सेंड करो। तो उसकी फ्रेंड उसको पिक्चर सेंड कर देती है। जियांग कहती है कि क्या मेरा और दू का कोई रिलेशन नहीं था। सू कहती है कि था, लेकिन ये बहुत ही पुरानी बात है, मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मैं तुमसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद जियांग अपने पीछे अपनी वेडिंग फोटो को देखकर हैरान होती है और कहती है कि केन अब मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुमने जल्दी वापस आना है।
फिर उसके बाद लेट नाइट को जब जियांग सो रही होती है तभी केन वापस आ जाता है और वो ड्रंक होता है तो वो उसको किस कर देता है। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही हैरान होती है, वो उसको धक्का देती है। तभी केन कहता है कि सॉरी, मैं ये बात भूल गया था कि तुम 29 ईयर्स की नहीं बल्कि 19 ईयर्स की लड़की हो जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। जियांग कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। केन कहता है लेकिन हमारे रिलेशनशिप को 7 साल गुजर चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आई थिंक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है तो केन उसको दोबारा से किस कर देता है। और दूसरी तरफ जब जियांग केन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि केन सोया हुआ होता है और उसकी सेक्रेटरी उसको टच कर रही होती है। ये देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जोर की चीख मारती है। तभी केन भी उठ जाता है, वो भागता हुआ उसके पास आता है। जियांग कहती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, इससे बोलो कि अभी मुझसे माफी मांगे। तो केन जाओ को ऐसे ही करने को बोलता है। जाओ फिर उससे सॉरी करती है। तभी जियांग कहती है कि मैं तुम्हें फायर करती हूँ। जाओ कहती है कि तुम इस बात का हक नहीं रखती कि तुम मुझे फायर कर सको। तो केन कहता है कि ये हर बात का हक रखती है क्योंकि ये मेरी जितनी कंपनी है उतनी ही कंपनी है इसकी भी है। तुम जाते हुए अपने टर्मिनेशन लेटर रखती जाना और अपना सारा सामान उठाकर यहाँ से लेती जाओ। ये देखकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी केन जियांग को कहता है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैंने ओवर टाइम काम किया था तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया, लेकिन देखो अब मैंने उसको बाहर निकाल दिया है। तुम जैसे जैसे कहती जाओगी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर उसके बाद तभी केन के पास मॉम की कॉल आती है। मॉम उसको कहती है कि तुम्हारा भाई इस वक्त जेल में है। वो कुछ लोगों के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए गया था और उनसे कोऑपरेशन करने के लिए गया था, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हारे भाई को बहुत ही बुरा भला बोला। इस वजह से वो उनसे लड़ भिड़ गया और उसका क्लाइंट हॉस्पिटल में है, जिसकी वजह से पुलिस उसको जेल ले गई है। फिर दूसरी तरफ जब जियांग और केन घर पे होती हैं, जियांग कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी में किस तरीके से काम कर रहा है। अब तुम क्या करोगे, तुम जाकर अपने भाई को बचाओगे? केन कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम जेल के अंदर गुजार ले ताकि उसको पता चले कि उसने दोबारा ये सब कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जियांग केन को केक खिलाती है। फिर केन को असिस्टेंट बुलाने के लिए आ जाता है तो वो उसके साथ चला जाता है। फिर इतने में वहाँ पर जाओ दोबारा आती है और वो कहती है कि तुमने मुझे जॉब से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन तुमने ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। क्या तुम मुझे भूल गई हो? जियांग कहती है कि तुम हो कौन? जाओ कहती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ते होते थे। फिर उसके बाद मैंने और तुमने दोनों ने ही फुटबॉल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन केन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था और तुम्हें नहीं किया था। तो तुम ये बात मत भूलना कि केन मुझे भूल चुका है, उसको सब कुछ याद है, हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हो। ये सब कुछ सुनकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। जब जाओ वहाँ से जाती है तो केन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई आया था, स्मोक की बदबू आ रही है। जियांग कहती है कि तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुमने बास्केटबॉल के लिए मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया और तुमने जाओ को सिलेक्ट क्यों किया था। केन कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ केन अपनी मॉम के साथ बात कर रहा होता है और इधर बाहर जियांग सू के साथ होती है। सू कहती है कि तुम्हें पता है कि केन 3 दिन और 3 रातों से सोया भी नहीं है, उसके ऊपर बहुत काम का ओवरलोड है और वो ओवर टाइम भी काम करता रहता है। तुम्हें इस सब में उसका बहुत ख्याल रखना होगा। ये सुनकर तो वो मजीद हैरान होती है। अंदर मॉम केन को कह रही होती है कि तुम अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम अपने भाई को भी मैनेज करो, उसको भी सिखाओ कि उसने क्या करना है। केन कहता है कि मॉम मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो कहती है कि केन हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मॉम कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तो तुम्हें थोड़ा साइड पर ही रहना चाहिए। जियांग कहती है कि जी मुझे सब कुछ समझ में आ रही है, असल में साइड पर मुझे नहीं बल्कि आपको रहना चाहिए। आपकी जैसी औरत की मैं इस बात पर हैरान हूँ कि उसका इतना आउटस्टैंडिंग बेटा कैसे हो सकता है। आपका बेटा तो बिल्कुल आपके जैसा ही होना चाहिए था। और दूसरा ये कि प्लीज आप मेरी और किन की लाइफ में मैसअप करना बंद कर दें, आप एक इडियट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर मॉम तो बहुत ही हैरान होती है और किन स्माइल कर रहा होता है। तभी जियांग किन को वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग किन को घर लेकर आती है और वो उसको सुला देती है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके और थोड़ा फ्रेश हो जाए। तभी वो याद करती है कि सू ने उससे कहा था कि किन ने अपने बचपन से अपना टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखा। उसके मॉम डैड उससे बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और उसको काफी दिन तक भूखा भी रहना पड़ता था क्योंकि कोई भी उसकी केयर नहीं करता होता था। जब वो बीमार हो जाता था तो कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो किन ने अपनी कंपनी को क्राइसिस से निकाला। उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने ही वाली थी, लेकिन किन ने हार्डवर्क करके उसको यहाँ तक पहुँचा दिया है और अब जब उसके पास हर चीज़ आ गई है तो उसकी मॉम और उसके ब्रदर्स उससे वो चीज़ लेना चाहते हैं। जियांग तुम उसका ख्याल रखना और उसको ये सब कुछ मत करने देना, ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देन प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि पहले शायद तुमने बहुत ही सॉरोज और ट्रबल्स देखी होंगी,
लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अब देखना कि मैं तुम्हें इन लोगों से कैसे छुड़वाती हूँ। अब तुम दोबारा इनके जंगल में कभी भी नहीं फंस पाओगे। फिर उसके बाद वो नीचे आती है, वहाँ पर मॉम और डैड भी आए हुए होते हैं। मॉम कहती हैं कि हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं किन से, तो तुम उसी को ही बुला दो। जियांग कहती है कि वो सो रहा है क्योंकि वो 3 दिन का जागा हुआ है और उसको अब रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तभी डैड कहते हैं कि ठीक है, हम फिर शेयर्स की बात तुमसे कर लेते हैं। मेरे बेटों के जितने भी शेयर्स के इन कंपनी में बनते हैं वो सारे के सारे तुम लोगों को हमारे नाम पर करने ही होंगे। जियांग कहती है कि कौन से शेयर्स? आप अपने बेटों को जाकर ये बात कह दें कि वो खुद अर्न करना सीखें, इस तरह दूसरों के पैसों पर ना पलते रहें। तभी मॉम कहती हैं कि तुमसे तो मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी जियांग उनके सर पे एक जग मारने वाली होती है, लेकिन तभी रुक जाती है और कहती है मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, यानी कि मैं मेंटली पागल हूँ और मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मेरे सामने बोलने से तो आप परहेज करें। फिर मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो केन नीचे आ जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आप लोग मेरी वाइफ को हिट कर सकें। मैंने जब आप लोगों को कह दिया था कि शेयर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तभी मॉम और डैड कहते हैं कि देखो, उस पर तुम्हारे भाइयों का भी हक है और वो सारे तुम्हारे भाई हैं, वो कहीं और तो नहीं लेकर जा रहे ना उस शेयर को। केन कहता है कि नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम लोग इस घर से दफा हो जाओ। तभी जियांग फौरन से अपने रूम में चली जाती है और अपना सामान पैक करके नीचे आ जाती है। वो केन को कहती है कि हम लोग यहाँ से अभी के अभी जाएंगे क्योंकि हम लोगों को नहीं रहना इनके घर पर। केन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये घर भी मेरा अपना ही है, यहाँ से हम लोग नहीं बल्कि ये दोनों जाएंगे। ये सुनकर जियांग तो और भी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद मॉम और डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो केन कहता है कि तुमने अपने इस बैग के अंदर क्या क्या रखा था? जियांग कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ज्वेलरीज और कुछ कीमती सामान रख लिया था ताकि हमें अगर कोई घर खरीदना पड़े तो हमें उसमें मुश्किल ना हो। केन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जितना सामान तुम्हारे पास अभी है उससे ज्यादा मेरे पास पैसे हैं और हम लोगों को इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर दूसरी तरफ मॉम और डैड को दिखाया जाता है जिनको असिस्टेंट ये बात बता रहा होता है कि अभी तक तो जियांग को कुछ भी याद नहीं आ सका है, मैंने उसके बारे में बहुत पता लगवाया है और जहाँ तक किन की बात है तो जियांग ही उसको कंसोल कर रही है, जिसकी वजह से अब वो आपकी बात तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम इस बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि असल में अब हो क्या रहा है और हम किस तरह किन से अपने शेयर्स वापस ले सकते हैं। फिर अगले सीन में जियांग बाथरूम में होती है। जब वो नीचे बैठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक नाइफ होती है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये नाइफ यहाँ पर आई कैसे, क्या किन अपने आप को डैमेज करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ सोच कर तो वो शॉक्ड होती है। इतने में वहाँ पर किन आ जाता है। किन उसको कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो जियांग उसके हाथों की तरफ देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं होते, तो वो कहती है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो उसे बाहर निकाल कर लाती है। वो दोनों स्टडी रूम में होते हैं। तभी जियांग कह रही होती है कि अभी तब तक हम लोग कॉलेज में थे, तब तक तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे नहीं थे, तो तुम्हारे पास 5 साल के अंदर ही पैसे आए हैं। अगर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊं तो मैं भी एक बहुत ही बड़ा सा विला बना सकती हूँ। केन कहता है कि हाँ, तुम ये कर सकती हो, बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर उसके बाद केन उसको रूम में लेकर आता है और वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग उठती है तो केन उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने बहुत टाइम से ये प्लान कर रखा था कि हम दोनों साथ में वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं फौरन से पैकिंग कर लेती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों कंपनी पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर सू आ जाती है। सू कहती है कि केन, अब तुम काफी बेहतर लग रहे हो मुझे। केन कहता है कि सिस्टर, मैंने तो बेहतर होना ही था क्योंकि अब मुझे वापस जियांग मिल गई है। सू कहती है कि हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो जियांग, तुम इसका बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक मैं यहाँ पर कंपनी संभाल लूंगी, बस तुम कुछ देर के लिए आ जाओ और मुझे कुछ अहम काम समझा दो ताकि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए। तो केन फिर सू के साथ वहाँ से चला जाता है और जियांग अपनी मॉम को कॉल करके बता रही होती है कि अब मैं केन के साथ जा रही हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम भी बहुत खुश होती हैं। फिर उसके बाद जब वो कॉल कट करती है तो वहाँ पर वो 2 एम्प्लॉयज़ की बातें सुन लेती है जो कि कह रही होती हैं कि केन तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उनकी वाइफ पता नहीं किस तरह की है, शायद वो मेंटली इल भी है, अगर वो किसी को मार डाले तो कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकेगा। तभी जियांग पीछे से उनको कहती है कि हाँ, मैं तो किसी को मार डालूं तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए तुम लोग अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। फिर वो दोनों एम्प्लॉयज़ फौरन वहाँ से भागती हैं। देन जियांग केन के पास जाती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक क्लाइंट आता है जो कि उन दोनों से मिलता है। उसको देखकर तो जियांग को ये लग रहा होता है कि मैंने इसको पहले कहीं पर देखा होगा। फिर उसके बाद केन और जियांग बाहर निकल आते हैं और वो क्लाइंट डैड के साथ अंदर चला जाता है। बाहर आने के बाद एक कार आकर रुकती है। जियांग और केन दोनों उसी में बैठकर कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मॉम और डैड दोनों उसी क्लाइंट से मिलते हैं। लेन उनको कहता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे काम करने के लिए कहा है मैं बिल्कुल उसी तरीके से करूंगा।
खैर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर जब वो वहाँ से जाता है तो मॉम कहती हैं, क्या तुम्हें इस पर यकीन है? तुमने इसको अपने इतने शेयर्स दे तो दिए हैं, तुमने उन फाइल्स के ऊपर साइन भी कर दिया है, कहीं वो उसका मिस यूज ना कर ले। डैड कहते हैं कि नहीं, हमें किसी ना किसी पर तो बिलीव करना ही पड़ता ना। वैसे भी अगर हमें सारी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो कुछ शेयर्स हम लोग को देने भी पड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, देखना आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनी मेरी हो जाएगी। और इधर जब केन और जियांग साथ में होते हैं तभी उनके पास लिन आकर बैठता है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर देखा हो। लिन कहता है कि हाँ, तुम मुझे जानती हो और मैं तुमसे छोटा हूँ। जियांग कहती है कि तुम मुझसे छोटे हो लेकिन दिखने में तो तुम मुझसे बड़े लगते हो। फिर उसके बाद लिन केन को सारी रिपोर्ट्स दे देता है। केन जियांग को कहता है कि देखो 30% शेयर्स मेरे पास और आ चुके हैं केन ग्रुप के। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी केन कंपनी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। तुम अब 100% शेयर्स की मालिक बन जाओगी। जियांग कहती है कि अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वो सारे पैसे लेकर भाग गई तो फिर? केन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर भाग सकती हो क्या? ये सुनकर जियांग स्माइल करती है। तभी लिन कहता है कि तुम लोग अपना ये लवी डवी सीन बंद करो और मेरी बात गौर से सुन लो। मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए। फिर जियांग वहाँ से चली जाती है और लिन केन को बताता है कि इस यूएसबी के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। केन कहता है कि ठीक है, अब सबसे पहले मैं दू का इंतजाम करता हूँ, उसके साथ मैंने क्या करना है ये बात अब उसको मैं बताऊंगा। फिर दूसरी तरफ जब जियांग की लिफ्ट ओपन होती है तो वो सामने ही दू को देख लेती है। वो दू के पास जाती है और उससे मिलकर बहुत ही खुश थी। दू कहता है कि तुम मेरा नंबर एक्सचेंज कर सकती हो। तो जियांग कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ और मैं तुम्हारे बारे में अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना कार्ड दे देना। जब दू उसको अपना कार्ड देकर वहाँ से जाता है तो तभी जियांग के पास केन की कॉल आती है। केन उसको कहता है कि आज हमने तुम्हारी मॉम की तरफ जाना है, वहीं पर हम लोग डिनर करेंगे, तो इसलिए तुम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना। जियांग ओके करके कॉल कट कर देती है। फिर वो कहती है, दो अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा ये कार्ड अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही जालिस हस्बैंड है जो कि ये बात तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर वो उस कार्ड को वहीं पर ही रख कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जियांग और केन दोनों ही जियांग के मॉम के घर पे आए हुए होते हैं। जियांग बहुत ही खुश होती है और अपनी फोटोज देख रही होती है। फिर उसके बाद वो मॉम से कहती है कि अभी मैं वाइन लेकर आती हूँ। जब वो वहाँ से जाती है तो मॉम केन को कहती है कि मुझे ये बताओ कि हम ये सब कुछ इससे कब तक छुपा कर रख सकेंगे? हमें इसको कभी ना कभी तो सारी सच्चाई के बारे में बताना ही पड़ेगा। केन कहता है कि ये इस तरह से बहुत अच्छी लग रही है, अगर इसको सब कुछ पता चल गया तो ये वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे पहले करती होती थी। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी सारी लाइफ टाइम इसी तरह ही गुजार दे। और उधर जब जियांग वाइन लेकर वापस जा रही होती है तो तभी वहाँ पर वो दो लड़कियों की बातें सुन रही होती है जो कि कह रही होती हैं कि हमारे नेबर में एक लड़की रहती होती थी जिसका नाम जियांग था। शायद वो एक और लड़की रानियू के साथ बिल्डिंग से जंप मार गई थी। जियांग तो बच गई थी लेकिन वो लड़की रानियू मर गई थी। ये सुनकर तो जियांग मजीद हैरान होती है। फिर वो घर वापस आती है। मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम वाइन लेने गई थी ना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जियांग कहती है कि मैं एक लड़की के साथ बिल्डिंग पर से कूदी थी, मैं बच गई थी और वो लड़की मर गई थी। ये सब कुछ क्या है? मैंने बाहर दो लड़कियों को बात करते हुए सुना था और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा इस सब के ऊपर। फिर तभी केन उसको बाहर अपने साथ ले आता है। फिर वो जियांग को बताता है कि हाँ, ऐसा ही सब कुछ हुआ था क्योंकि उस वक्त तुम लोगों को शायद किसी ने ऑनलाइन हरास करने की कोशिश की थी और ये सब कुछ तुम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और तुम दोनों ने जंप की थी। तुम तो बच गई थी लेकिन वो मर गई थी। ये सब कुछ न्यूज़ में काफ़ी टाइम तक चलता रहा लेकिन उसके बाद ये टॉपिक क्लोज कर दिया गया था। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी अब इस बारे में ज़्यादा ना सोचो, जो कुछ हो चुका है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो जियांग कहती है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। घर आने के बाद जियांग कहती है कि मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं तो हमारे कोई बच्चे क्यों नहीं है अभी तक? ये देखकर केन स्माइल करता है और वो उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग केन और जियांग दोनों ऑफिस में होते हैं। इतने में वहाँ पर सू आती है और वो वहाँ पर जियांग को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर जियांग अपना काम कर रही होती है। वो कहती है तुमने मुझसे तो वादा किया था कि हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और तुम मुझे यहाँ पर काम में लगाए रखे हो। हम लोग कब जाएंगे घूमने के लिए? केन कहता है कि तुम जानती हो कि मैं वर्कोहोलिक हूँ और काम के बगैर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता होता, लेकिन जैसे ही मैं फारिग होऊंगा हम लोग जल्दी जाएंगे और जरूर जाएंगे। जियांग कहती है कि ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जब वो बाहर जाती है तो तभी उसके सामने से मॉम आ जाती है। मॉम उसको कहती है कि तुम पता नहीं क्यों मेरी डॉटर इन लॉ बन गई हो, दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने मेरा। मैं अभी के अभी तुमसे कह रही हूँ कि मेरे बेटे को इस बात पर मना लो कि वो शेयर्स हमारे हवाले कर दे। वो मेरा भी बेटा है और मैं उसको जो भी कहूँगी उसको मेरी बात माननी चाहिए। तुम हमारे दरमियान आकर खड़ी नहीं हो सकती। फिर वो उसको मारने लगती हैं। तभी दू उनको रोक लेता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, आप हर किसी को बुली करने की कोशिश करती हैं लेकिन अब और नहीं। फिर जियांग दू के साथ साइड पर चली जाती है और मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जियांग दू को थैंक्स करती है कि उसने उसको प्रोटेक्ट कर लिया।
तभी वो कहता है कि चलो हम लोग साथ में कॉफी पीने के लिए चलते हैं। देन जब वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं तो वहाँ पर किन पहुंच जाता है। किन जियांग को साइड पर करके दो को दो मुक्के मारता। जियांग कहती है कि क्या हो गया, अब तुम लोग टीचर नहीं हो, तुम लोग इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग बच्चे बन गए हो क्या। किन कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है दो जो कि तुम्हें गलत साबित कर सके। इस वक्त तुम जियांग की आंखों में बहुत ही इनोसेंट हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी खेल खेल चुके हो और आगे भी तुम क्या सोच रहे हो, ये बात मुझे सब कुछ समझ आ रही है। फिर उसके बाद वो जियांग को वहाँ से लेकर अपने साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग कहती है कि ये सब कुछ क्या था, तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। केन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरा नहीं है, इसीलिए मुझे किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं है। जियांग कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे हैं ना। केन कहते हैं कि नहीं, वो भी मेरे बियोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, मेरे बियोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इन लोगों ने तो बस मुझे केन फैमिली को संभालने के लिए रखा हुआ है, इसीलिए तो अब ये लोग सारे शेयर्स मुझसे छीनना चाहते हैं और मुझे इलीगल चाइल्ड भी कहते होते हैं। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जब जियांग ब्राइड बनी हुई होती है तो वो बाहर से डैड की बातें सुन लेती है। डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बस जो कुछ भी हो जाए लेकिन जल्द से जल्द केन मर जाए, तुम लोग चाहे जो कुछ भी करो लेकिन उसको मार डालना। ये सब कुछ जियांग सुन चुकी थी और वो काफी घबरा जाती है। तभी नॉइस प्रोड्यूस होती है और डैड फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम सब कुछ जान चुकी हो, ठीक है तो तुम अब ये सब कुछ उसको बताने के लायक बिल्कुल नहीं रहोगी। और जियांग डैड से बहुत ही डर रही होती है। देन प्रेजेंट सीन में ये सब कुछ याद करके केन बहुत ही सैड होता है। जियांग कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम इस तरीके से सैड क्यों हो गए हो। केन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उधर दूसरी तरफ दू के पास क्या बैठी हुई होती है। क्या कहती है कि जियांग वैसे तो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या उसको कभी भी कुछ याद नहीं आएगा, क्या वो ये बात बिल्कुल भूल जाएगी कि तुम उसके साथ असल में क्या कर चुके हो। दू कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, जाओ और जाकर उसको इस बात का यकीन दिलाओ, उसको पता चलना चाहिए कि किन ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है और असल में उसको मुझसे शादी करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो कुछ भी आगे का काम होगा वो मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर उधर जब जियांग और केन दोनों रेस्टोरेंट गए हुए होते हैं तो केन उसको टेबल पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से क्या गुजरती है। जियांग उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। क्या भी उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर तभी क्या वहाँ पर आकर बैठती है और वो जियांग को बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किन से डाइवोर्स लेना चाहती थी। तुमने ही मुझसे कहा था कि किन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है, तुमने इसलिए अपने आप को एक दफा मारने की कोशिश की थी और एक दफा तुमने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि किन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था और तुम ऐसी लाइफ नहीं जीना चाह रही थी। लास्ट पर तुमने डाइवोर्स फाइल कर दिया था। जियांग ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, किन तो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहती है इस बारे में मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन तुमने मुझे इतना ही बताया था। फिर उसके बाद क्या उससे अपना नंबर एक्सचेंज करके वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पर केन वापस आता है। जियांग कहती है कि मुझे ये बताओ कि मेरा एक्सीडेंट से पहले मैं कैसी इंसान थी, मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती थी, मैं अपनी कोलीग्स के साथ कैसे बिहेव करती थी। केन कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, तुम बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे तुम अभी हो, तुम्हारी कोलीग्स भी तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये सब कुछ सुनकर जियांग कुछ सोचने लगती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो जियांग केन को कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मैं रेस्टोरेंट में क्या उसे मिली थी, वो वापस चाइना आ चुकी है और उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे ऊपर नजर रखते होते थे, तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे और साथ ही तुम मुझे मारते भी होते थे, इसलिए मैंने तुमसे डाइवोर्स लेने का फैसला किया था। अब तुम मुझे सच में बता दो कि असल में क्या हुआ था। केन कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उस पर बिलीव है या फिर मुझे, ये क्यों लगता है कि तुम उसकी बातों में आ चुकी हो। जियांग कहती है कि नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ तुम पर बिलीव करती हूँ। तो केन कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरी बातों पर भी बिलीव करो। फिर दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पास्ट में जियांग ने अपनी वेडिंग डे वाले दिन ही दो लोगों को मार डाला था। ये सब कुछ क्याओ ने भी अपनी आंखों से देखा था और वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान थी। वो जियांग को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग कह रही थी कि नहीं आज मैं इनको मार कर ही दम लूंगी। फिर अगले सीन में जियांग हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होती है। केन उसको कह रहा होता है कि बस कुछ टाइम और वेट कर लो, उसके बाद तुम एक न्यू लाइफ जियोगी, तुम सब कुछ भूल जाओगी और देखना उसके बाद हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वो उसे हग कर लेता, लेकिन जियांग कॉन्शियसनेस नहीं होती। फिर उसके बाद तभी जियांग की आंख खुल जाती है। देन वो भागते हुए बाथरूम में आती है और वो उसी नाइफ को उठा लेती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी का कत्ल कर सकती है। इतने में वहाँ पर केन पहुँच जाता है और वो उससे वो नाइफ ले लेता है। वो कहता है कि नहीं तुम दोबारा इस नाइफ को हाथ भी नहीं लगाओगी। फिर वो नाइफ को साइड पर फेंकता है और उसका हाथ इंजर्ड हो चुका था। जियांग कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हाथ की इंजरी तो ठीक कर सकती हूँ ना, प्लीज ऐसे मत करो, बहुत खून बह रहा है। फिर उसके बाद वो उसको ऑइंटमेंट लगा कर देती है और उसको कहती है कि तुम बहुत ही बहादुर थे कि तुम इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हो। तुम्हें पता है कि मैंने एक बहुत ही अजीब ड्रीम देखा था, मैं किसी का कत्ल कैसे कर सकती हूँ।
केन कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, तुमने आज तक बहुत से लोगों की जान बचाई है और तुम खुद भी एक विक्टिम हो। तुम्हारे साथ बुरा किया गया है, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, इसलिए पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट भी नहीं किया था। फिर उसके बाद केन उसको हग कर लेता है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग सो रही होती है, तभी केन उसको किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग अपनी आईज ओपन करती है और वो कहती है, अब मुझे सबसे पहले जाकर क्या से मिलना पड़ेगा। मुझे इस बात का पता लगवाना ही पड़ेगा कि क्या होता रहा है और मेरा पास्ट क्या था। मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। देन जियांग उसको कॉल करती है। क्या कहती है कि ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। फिर उसके बाद जियांग उससे मिलने के लिए जाती है। क्या उसको कहती है कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि दू को स्कूल से कैसे एक्सपेल किया गया था। तुम्हें पता है कि तुम्हें और रेन्यू को ऑनलाइन हरास किया गया था। उसके बाद तुम लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात हर एक को पता चल गई थी और तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। फिर उसके बाद तुमने ही दू के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उसने ही तुम्हें हरास करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दू को स्कूल से एक्सपेल आउट कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही अनबिलीवेबल था। और तुम्हें पता है कि ये सारी बात कॉलेज में किसने फैलाई थी। ये काम किन का था, उसके अलावा और किसी का भी नहीं। वो चाहता था कि तुमसे वो शादी कर ले और तुम दू से खुद ब खुद ही दूर हो जाओ। ये सुनकर वो मजीद हैरान होती है और वो कहती है, नहीं, तुम्हारे पास इस सब का कोई एविडेंस नहीं है, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती, मुझे एविडेंस दिखाओ। क्या कहती है कि मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, लेकिन दू के पास एविडेंस जरूर है, वो तुम्हें जरूर भेज देगा। फिर उसके बाद जियांग दू को कॉल करती है तो तभी उसको पता चलता है कि वो तो किडनैप है। फिर वो दोनों भागती हुई दू के पास जाती हैं। वहाँ पर लिन ने उसको किडनैप किया हुआ। तो जियांग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर तो ऐसे है जैसे तुम एक गैंगस्टर हो, तुमने इसको क्यों किडनैप किया हुआ है, इसको अभी के अभी छोड़ दो। तभी लिन कहता है कि मैंने तो ये बॉस के कहने पर किया है। तो जियांग फौरन से किन को देखती है और उसके पास जाती है। वो कहती है, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, दू वैसा नहीं है जैसे तुम उसके बारे में समझ रहे हो, उसको अभी के अभी यहाँ से रिलीज करो, उसको जाने दो। तो किन ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद क्या कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो कुछ तुम्हारे पास्ट में हो चुका है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यहाँ से, तुम अब मजीद किन के साथ नहीं रह सकती। तो जियांग फिर क्याओ के साथ चली जाती है। केन लिन को कहता है कि फौरन से इनका पीछा करो, ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। फिर अगले सीन में दू, क्याओ और जियांग सब लोग दू के घर पे होते हैं। दू उसके सामने एक फाइल रखता है और कहता है कि जब तुम्हारा दिल करे तुम इसके ऊपर साइन कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, केन वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो तुम्हारे सामने शो किया जाता है। तुम पहले भी उससे बहुत ही नफरत करती थी और तुम उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। अब तो तुम अपनी सारी मेमोरीज को भूल चुकी हो, इसलिए तुम उसकी डार्क साइड को नहीं जानती। वो कुछ भी कर सकता है, बस अब तुम सोच लो कि तुमने असल में क्या करना है। फिर उसके बाद दू और क्या बाहर निकल कर आ जाते हैं। दू कहता है कि कोशिश करना कि वो उस पानी को पी ले, उसको पीने के बाद वो उस फाइल पर खुद ब खुद ही साइन कर देगी और हमारा काम इस तरह और भी आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जब क्या अंदर आती है तो वो देखती है वहाँ पर जियांग होती ही नहीं है। उधर जियांग अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर्स के घर पर जाती है। फिर उसके बाद वो रेन्यू की ग्रेव पर भी जाती है और वो रेन्यू को सॉरी करती है। वो कहती है कि तुम और मैं बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद मुझे सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। अभी भी मुझे पता है कि हाँ, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस करती होगी, तुमने मेरे बहुत से सीक्रेट्स को अपने पास रखा था और इस तरह तुम्हारी डेथ हो गई। मैं तुमसे इस सब के लिए सॉरी करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। फिर उसके बाद दू जियांग के पास जाता है और वो दोनों मिलकर किन के पास जाते हैं। दू किन को एक फाइल दिखाता है और कहता है कि वैसे भी अब जियांग ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और बहुत ही जल्द वो तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है। अब तुम्हारा और उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहा। ये सब कुछ सुनकर किन बहुत ही सैड हो जाता है। जियांग कहती है कि हाँ, अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे इंसान निकलोगे। फिर अगले सीन में जब केन अपने ऑफिस में सैड बैठा होता है तो जियांग उसके पास जाती है और उसके शोल्डर पर सर रख देती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। ये सब कुछ देख कर केन खुश हो जाता है। जियांग उसको बताती है कि दू और क्याओ से मिलने के बाद मैं प्रिंसिपल और टीचर के पास गई थी, उसके बाद मैं रेन्यू के पास भी गई थी। मुझे कुछ याद तो नहीं आया कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि दू और क्याओ जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल सच नहीं था। इसीलिए मुझे पता है कि मेरा असल प्रोटेक्टर सिर्फ तुम हो, और देखो मैं इस तरह तुम्हारे पास वापस आ गई। लेकिन मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हूँ कि मैंने 9 साल डिप्रेशन में गुजारे हैं और वो 9 साल तुम मेरा ख्याल रखते आए हो। तुमने कितना कुछ सफर किया है, लेकिन फिर भी तुम कितने ज्यादा ब्रेव और स्ट्रांग हो, मैं इस बात पर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। केन कहता है कि मैंने वो सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया था और मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हें हर चीज सही सही पता चल जाएगी।
तो फिर जियांग उसको हक कर लेती है। वो किन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जियांग किन को बताती है कि मुझसे तो क्या ने ये भी कहा था कि रेनियो तुम्हारी वजह से कूदी थी। रेनियो प्रेग्नेंट थी और तुमने ये बात हर किसी को बता दी थी, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेस रहने लगी और तभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। केन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ कि दो और क्या बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। तुम इनके ऊपर कभी भी बिलीव मत करना। ये लोग हमेशा तुम्हें मिसगाइड करेंगे। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें अपनी कोई भी पास्ट मेमोरी याद नहीं है, वरना तुम अभी बहुत पेन में होती और इस तरह तुम अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय कर भी ना पाती। जियांग कहती है कि हाँ, मैं पास्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती, लेकिन अगर शायद मैं जानती होती तो मैं अभी भी डिप्रेस रहने लगती। तो इसीलिए अच्छा है कि मैं उसके बारे में कुछ ना जानूं। फिर उसके बाद केन जियांग के पास एक फाइल लेकर आता है और उससे कहता है कि इसके अंदर दो की सारी इन्वेस्टिगेशन है। जब से वो चाइना आया है और वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैंने तब से उसके ऊपर नजर रखी हुई है और जितनी चीजें मेरे सामने आई हैं वो सारी इस फाइल के अंदर हैं। उसके सारे एविडेंस इसके अंदर मौजूद हैं। फिर जियांग उस सारी फाइल को देखती है और वो किन को कहती है कि तुम बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करते हो। देखो, अब इतनी बात तो मुझे पता चल चुकी है कि दू वैसा इंसान नहीं है जैसा मैं उसको समझ रही थी। तभी उसको वहाँ पर दू की आवाज आती है तो वो फौरन से केन की चेयर पर जाकर बैठ जाती है और उसको कहती है कि जैसे मैं एक्टिंग करूँ तुमने भी वैसे ही करनी है। फिर उसके बाद दू अंदर आता है और वो जियांग के पास जाकर कहता है कि अब हमें अपना आगे का काम कर लेना चाहिए, लॉयर तुम्हारा वेट कर रहा है। जियांग कहती है कि नहीं, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर किन स्माइल करता है। दूसरी तरफ जब दो बाथरूम में होता है तो तभी जियांग उसके पीछे नाइफ लेकर पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं आधी नींद में हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें मार भी डालूंगी तो ये सब कुछ मेरी मेंटल इलनेस कहलाई जाएगी और इसको कभी भी मर्डरर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ देखकर दो बहुत ही डर जाता है। वो फौरन वहाँ से भागता है। फिर उसके बाद जियांग फौरन से भागती हुई जाती है और दो के लैपटॉप में अपनी यूएसबी कनेक्ट कर देती है। फिर वो केन को कॉल करके कहती है कि जैसे तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया है। केन कहता है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, उस यूएसबी को फौरन से निकाल लो और वहाँ से चली जाओ। तो जियांग बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर उसके बाद वो बेड पे बैठी होती है। दो उसके पास आता है और वो वहीं पर लेट जाता है। तभी जियांग उसके बहुत ही क्लोज नाइफ को ले जाती है और कहती है बस मैं तुम्हें मारना ही चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब सही टाइम आएगा तब मारूंगी। ये सब कुछ देख कर तो क्या और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर उसके बाद वो जियांग की इन्हीं हरकतों से डर के उस घर से फौरन भाग जाता है। उसके जाने के बाद जियांग बहुत ही ज्यादा हंसती है। फिर इतने में वहाँ पर केन भी पहुँच चुका था। जियांग जब वहाँ पर किन को देखती है तो वो उसको किस कर देती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग दू के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मैं अपने होटल रूम में थी, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दू कहता है कि इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं वहाँ से जल्दी निकल आया था। ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद जियांग अपने प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर उसको बताते हैं कि रेनियो की डेथ के बाद से तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। स्कूल में हर तरफ सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें होती थी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने यह भी कह दिया था कि वो तुम्हें एक्सपेल कर देंगे। लेकिन मेरी वजह से तुम उस स्कूल के अंदर रह पाई थी। रेनियो तो मर गई थी, लेकिन उसके बाद तुम काफी डिप्रेस रहने लगी थी। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। फिर ये कह के प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में केन असिस्टेंट को कुछ ऑर्डर्स देता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग आ जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर केन के पेरेंट्स और उसका छोटा भाई आता है। मॉम कहती है कि तुम ली को जितना डांटना चाहते हो और जितना मारना चाहते हो मार लो, लेकिन कम से कम तुम इसको कंपनी से तो बाहर मत निकालो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ तुम्हारे भाई का भी तो है ना। केन कहता है कि नहीं, जो कुछ मेरा है वो सिर्फ मेरा है और आप लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये मेरा भाई कैसे हो सकता है। ये देखकर डैड बहुत ही हैरान होते हैं। मॉम कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनके कजिन्स तो है ना, यानी कि हम लोग तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो इसीलिए तुम्हें हमारी इस बात पर बिलीव करना होगा। हम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। केन कहता है कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे और जियांग के बारे में कुछ सोचें, इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और फिर अगले सीन में किन और जियांग एक साथ होते हैं। तभी जियांग के पास दू की कॉल आती है और दू उसको कहता है कि किन तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा करने का सोच रहा है, बस जिस तरीके से तुम्हें मैं कहूँ तुमने सब कुछ वैसे ही करना है। तभी किन उसकी कॉल कट कर देता एंड देन वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग लॉयर के साथ बैठी हुई होती है और लॉयर उसको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके अंदर रेनियो के मर्डरर के सारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये देखकर जियांग बहुत ही हैरान थी। तभी लॉयर कहता है कि अब इस बात को 10 साल गुजर गए हैं और ये केस कब का क्लोज हो चुका है, अब इसको दोबारा ओपन नहीं करवाया जा सकता, वरना ये सब कुछ मैस क्रिएट करेगा। आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसको भूल जाएं। जियांग कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि केस दोबारा से रिन्यू हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि उसके मर्डरर को पनिशमेंट जरूर दी जाए।
वो बेचारी मर चुकी है, लेकिन उसका मर्डरर अभी तक यहाँ पर घूम रहा है। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लॉयर कहता है कि ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग और केन दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। केन कहता है कि तुम एक दफा फिर से सोच लो, जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ करवाने के बाद तुम्हारी मेमोरीज दोबारा से रिकवर कर जाए। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक दफा अपने लक को ट्राई करना चाहती हूँ। अगर जितनी भी मेमोरी है वो सारी की सारी रिस्टोर हो गई, तब मुझे डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। केन कहता है कि अगर तुम्हारी सारी मेमोरीज रिस्टोर हुई तो तुम्हें बहुत पेन फील होगा। तुम एक दफा फिर से सोच लो कि तुम ये सब कुछ करना चाहती हो या फिर नहीं। तो जियांग कहती है मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं। जब जियांग अपने हाई स्कूल के टाइम में होती है, तभी वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम प्लीज मेरे इस बॉक्स का ख्याल रखना। हम लोगों को टीचर स्पोर्ट्स के लिए बुला रही हैं। पता नहीं रैनियो वहाँ पर कब तक आएगी, लेकिन हम सब लोगों को वहाँ पर जल्दी पहुँचना होगा। फिर उसके बाद वो लोग कुछ टाइम बाद दोबारा से क्लास में आते हैं। जियांग कहती है कि पता नहीं आज रैनियो क्यों नहीं आई होगी। तभी एक लड़की कहती है कि वहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म रखा हुआ है। वो उसी यूनिफॉर्म को देखती है जो कि मैला होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। देन प्रेजेंट सीन में वो उठ जाती है और भागने लगती है। वो कहती है मुझे वही शर्ट चाहिए जो कि रैनियो ने पहनी हुई थी, उसको हिरास किया गया है। मुझे उसको बचाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। केन कहता है कि प्लीज तुम होश में आओ, काफी टाइम गुजर चुका है इस बात को। जियांग कहती है कि नहीं, मैं उस कपड़ों के बारे में पता लगवा कर रहूंगी। फिर उसके बाद वो हर जगह पर जाती है और हर उसके रिलेटिव से उसके क्लोथ्स के बारे में पूछती है। तो आखिर में उसको एक लेडी मिलती है जो कि उसको वैसी एक शर्ट लाकर देती है। जियांग कहती है नहीं, ये वो कपड़े नहीं है। उसके कपड़ों के ऊपर एक मार्क भी था ब्लैक कलर का, मुझे वही वाले ही कपड़े चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि इस बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता। 10 साल गुजर चुके हैं और अब तक तो वो कपड़े फट भी गए होंगे और बहुत पुराने हो गए होंगे, लेकिन फिर भी केन, जियांग और बाकी सब लोग उस कबाड़ के अंदर से वही शर्ट ढूंढते हैं। देन केन वही शर्ट लॉयर को देता है। लॉयर कहता है कि मैं हैरान हूँ कि 10 साल पुरानी चीज आप लोगों को मिल चुकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसका अब डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन लॉयर वहाँ से चला जाता है और जियांग अभी तक ही शॉक्ड होती है। अगले सीन में जब केन और जियांग दोनों सो रहे थे, केन कहता है कि जियांग तुम जाग रही हो ना, लेकिन जियांग उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तभी केन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ही डिप्रेसिंग है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी जियांग उसको हग कर लेती है और कहती है देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत वरीड कर दिया है सबके बारे में, लेकिन बस मैं अभी तक शॉक थी इस सब के बारे में सोचकर, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो केन कहता है कि ठीक है, कल हम लोग दोबारा से डॉक्टर के पास चलेंगे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग रियान डॉक्टर के पास होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि मेरी वाइफ की तबीयत अब कैसी है। तो डॉक्टर को बताते हैं कि वो ज्यादा तक कुछ रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन अभी शायद उन्होंने सब कुछ रिकवर नहीं किया, इसलिए उसको सब कुछ याद नहीं आया। लेकिन इस टाइम में आपको उनका बहुत ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको अपनी सारी चीजें और सारी बातें याद आती रहेंगी, उस तरह वो मजीद डिप्रेस फील करती रहेंगी और हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर लें। केन फिर डॉक्टर को ओके करता है। उधर जियांग गुजरी होती है, उसको चक्कर आते हैं। तभी केन उसको संभाल लेता है और कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगले सीन में वो दोनों लॉयर के सामने होते हैं और लॉयर बताते हैं कि मैंने इस सब का डीएनए टेस्ट करवा लिया है और उससे मुझे ये बात पता चली है कि इस शर्ट के ऊपर 3 तरह के डीएनए हैं, एक दू का, एक क्याओ का और एक उसी लड़की का। जियांग फिर सोचने लगती है कि क्या जिस टाइम रैन्यू ने ये ड्रेस पहना हुआ था तब वहाँ पर दू भी था, तो क्या वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या फिर उनके दरमियान कोई और रिलेशन था। फिर वो केन को कोई प्लान बताने लगती है। अगले सीन में जियांग के पास दू आता है। वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से इन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो ताकि मैं लॉयर से कहकर अपना काम मुकम्मल करवा लूँ। उसके बाद तुम्हारे नाम पर जितने भी एसेट्स हैं वो तुम्हारे नाम पर आ जाएंगे। फिर वो उन फाइल के ऊपर साइन कर देती है। दू कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी जियांग कहती है मुझे ये तो बताओ, रैन्यू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे या फिर इससे भी बड़ी कोई और बात है? दू कहता है कि मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर केन आता है। जियांग कहती है कि हम लोग सही तो कर रहे हैं ना? क्या जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिल तो जाएगा? मैंने उन पेपर्स पर भी साइन कर दिए थे। केन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो हमारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता और देखना बहुत ही जल्द वो पुलिस के चंगल में फंस जाएगा। अगले सीन में फिर दून सारे एसेट्स को चेक कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपना सामान पैक करके निकल रहा था और कहता है कि मैं अब ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। जब वो वहाँ से गुजरने लगता है तो तभी लॉयर और बाकी सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अरेस्ट वारंट है और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिर उसके बाद उसको वहाँ से ले जाया जाता है।
फिर जब वो जेल में जाता है तो सामने ही जियांग और किन खड़े होते हैं। दो कहता है कि मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया मेरे साथ। जियांग कहती है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया था कि तुम असल में कैसे इंसान हो। रैनियो ने तुम पर बिलीव किया, उसने तुमसे लव किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसको धोखा दिया, तुमने दूसरों से उसको बुली करवाया, फिर उसके बाद उसको सुसाइड अटेम्प्ट करवा दी। इतनी हॉरिबल मौत भी किसी को देता होता है। अब तुम यहीं पर ही सड़ो, यही तुम्हारी सजा है। फिर उसके बाद किन जियांग को कहता है कि अब रैनियो के कातिल को हमने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, क्या अब तुम खुश हो? जियांग कहती है कि नहीं, जब तक मैं उन लोगों को नहीं पकड़ लेती जिन्होंने रैनियो को सुसाइड अटेम्प्ट करवाई थी और जिन्होंने ये फॉल्स न्यूज फैलाई थी, तब तक मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो दोनों क्याओ से मिलते हैं। जियांग कहती है कि क्याओ, मुझे बहुत कुछ याद आ गया है और मुझे ये पता चला है कि रैनियो को मारने वाले तुम और दाऊदू थे। अब देख लो, तू तो चला गया है जेल में, तुमने कहाँ पर जाना है? ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो क्याओ बार बार जियांग को सॉरी बोल रही होती है। केन इस सबकी एक वीडियो भी बना लेता है। फिर जियांग कहती है कि तुमसे बदला पुलिस लेगी। फिर कुछ देर बाद जियांग हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर वो मैन से मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी है और देखना कुछ साल बाद ये भी मेरी तरह एक लड़की बन जाएगी, तो क्या ये तुम्हारे गुनाहों का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? मैन कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और मेरी बेटी के सामने दोबारा इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। फिर उसके बाद वो फौरन से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो किसी को कॉल्स कर रही होती है, वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। और इधर फिर जियांग किन से मिलती है। किन उसको कहता है कि अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। जियांग कहती है कि हाँ, मैं खुश होंगी, लेकिन एक फाउंडेशन बनाने के बाद जहाँ पर मैं लोगों को अवेयरनेस दूंगी कि वो इस तरह किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते और जितने भी लोगों को बुली किया गया होगा वो वहाँ पर आकर रह सकेंगे। देन नेक्स्ट सीन में वो ऐसा ही करती है, वो सबको अपने फाउंडेशन के बारे में बताती है। तो वहाँ पर सब लोग उससे रैनियो के बारे में भी बात करते हैं। ये सब कुछ देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज तो होती है, लेकिन वो उन सबको अच्छे से रिप्लाई करती है। फिर उसके बाद वो रैनियो की ग्रेव पर जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा बदला अब मैं ले चुकी हूँ, अब तुम बहुत ही सुकून से यहाँ पर रह सकती हो। दैन जब वो घर वापस आती है तो वो बहुत ही थकी हुई थी। जब केन उसके पास आता है तो उसके सामने बहुत ही रोने लगती है। कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैंने अब आगे क्या करना है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी रैनियो की कातिल हूँ, मैंने भी रैनियो के साथ बुरा किया है। केन कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। फिर जब वो लोग डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है और ये इस वजह से नहीं कि आप लोगों को मेंटल इलनेस है, बल्कि मुझे लगता है कि जियांग के यहाँ चाइल्ड बर्थ होने वाली है। ये सब कुछ सुनकर तो किन और जियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद किन जब जियांग के लिए मेडिसिन लेने जाता है और वो बाहर आता है तो वो होती ही नहीं है। जियांग ग्रेव पर होती है और रैनियो को सब कुछ बताती है। वो कहती है अगर तुम यहाँ पर होती तो हम दोनों मिलकर इसको सेलिब्रेट करते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो मैं ये सब कुछ कर लूंगी। फिर इतने में वहाँ पर किन भी आ जाता है और वो उसको घर लेकर जाने लगता है। साथ साथ वो दोनों अपने फ्यूचर को भी डिस्कस किए जा रहे होते हैं। वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।